नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज पहले सोने की ही करेंगे, जहां पर ऑल टाइम हाइस के आसपास ये दूसरे दिन भी यहां पर स्थित है। बाजार को लग रहा था कि यूएस खुलने के बाद, लॉन्ग वीकेंड के बाद, ईस्टर मंडे के बाद शायद यहां पर बहुत उठापटक देखने को मिले, लेकिन प्राइसेस काफ़ी सस्टेन कर रहे हैं। $2250-2260 प्रति आउंस के बीच। अब यहां से सोना कहां जा सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, और कल देर रात यहां पर भी 1% की तेजी देखने को मिली। 5 महीने के हाईज पे कच्चा तेल अब यहां पर कारोबार कर रहा है। यहां पर क्या फंडामेंटल्स हैं और कैसे करे कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही बात करेंगे जो आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल और मई के महीने, यानी कि जून में बारिश आने से पहले जो ये 2 महीने हैं, यहां पर अच्छी खासी गर्मी पड़ सकती है। तो जो हीट वेव की एडवाइजरीज आई हैं, उस पर भी डिटेल में करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी, आईएमडी में हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज KS होसालेकर को भी जोड़ेंगे अपने साथ। लेकिन सोने की कीमतें नए शिखर पर हैं और MCX पर भाव 70,000 की दहलीज पर। इसको ज्वेलरी मार्केट पर क्या असर है और आगे बाजार कैसा रह सकता है, बिक्री कैसी है, कीमतें कहां तक जा सकती हैं, इन सब पर हमने एक्सक्लूसिव बातचीत करी IBJ के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी से और सेनको गोल्ड के MD एंड CEO सुवांकर सेन से। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं कि इन्होंने भावों के बारे में क्या कहा। ओवरऑल देखोगे तो प्राइस इतने तेज़ी से बढ़ना इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं है, खास करके जब हम ज्वेलरी इंडस्ट्री पे पूरा डिपेंड करते हैं। आज हमारी 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ज्वेलरी बेस्ड इंडस्ट्री है, तो उसमें इतनी जल्दी प्राइस बढ़ना कहीं पे एडोप्ट नहीं करते हैं पब्लिक। फिर इतना 70,000 प्लस अगर प्राइस हो जाता है तो फिर नो डाउट है ओल्ड ज्वेलरी मार्केट में काफ़ी आती है, और उसके सामने अगर आप देखोगे तो लोकल डिमांड कहीं पे भी नहीं है। मार्च एंडिंग था, तो ईयर एंडिंग था, इसके हिसाब से भी था। लिक्विडिटी ऑलवेज मार्च में थोड़ी टाइट रहती है और उसका भी इफेक्ट है। तो आप देखोगे कि काफ़ी अभी डिस्पैरिटी मार्केट में काफ़ी बढ़ गई है। अगर अल्टीमेटली आप देखोगे तो $37 to $40 डिस्काउंट चल रहा है इंडिया में, और अभी जो कल प्राइस जो क्लोजिंग में ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप कैश मार्केट में देखोगे तो ऑलमोस्ट $80 to $100 का डिस्काउंट चल रहा है। तो मार्केट कहीं पे भी इतनी जल्दी प्राइस को अडॉप्ट नहीं करती है। और रही बात प्राइस की, जब आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी जो प्राइस मूव हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेयर गोल्ड मार्केट प्राइस पे भी है। अगर आपने कल देखा होगा डेटा भी, तो US स्ट्रॉन्ग हो रहा था। आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स 104.40 तक चला गया था, बट उसके सामने गोल्ड वन साइड ऊपर ही जा रहा था। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, पर इतना जल्दी इतना ज़्यादा बढ़ जाना किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। तो ज्वेलर्स का यही अभी प्लानिंग रहेगा कि कैसे वो ज्वेलरी बनाए ताकि कस्टमर्स खरीद पाए, उनका बजट के अंदर लाइट वेट ज्वेलरी हो, दिखने में फैलावट हो, 18 कैरेट मॉडर्न डिज़ाइंस हो। सो गोल्ड के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी का भी एक डिमांड हो जाएगा, क्योंकि वो 14 कैरेट 18 कैरेट में बन रहे हैं। तो लोगों को लगेगा कि मेरा बजट में तो वो आ जाएगा। 22 कैरेट ज्वेलरी भी शादी में लोग लेंगे, बट डे टू डे वेयर में वो लोग को चाहेंगे जो कुछ मॉडर्न डिज़ाइन हो, वेस्टर्न डिज़ाइन हो। तो इस हिसाब से वॉल्यूम्स में तो हिट होना चाहिए, वैल्यू में मे भी हिट ना हो। वैल्यू में तो लोग को मेकअप हो ही जाएगा, रिटेलर्स को सेल्स देखेंगे जो बढ़ रहे हैं, मगर वॉल्यूम्स में ग्रोथ नहीं आने वाला है। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि इंपोर्ट फिगर्स इंडिया में इज़ नॉट ग्रोइंग टू दैट एक्सटेंट। गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रहा है, बट रिटेल डिमांड या इन्वेस्टर डिमांड को आप निकाल दो तो कंज्यूमर डिमांड में कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो उसको लेके वी आर ऑल वर्किंग आउट न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू डिज़ाइंस, और कस्टमर्स जो न्यू जनरेशन है उनके लिए तो ज्वेलरी बनाते जाना है कि उनका डिजिटल गोल्ड, हाउ टू मेक गोल्ड एज अ कूल प्रोडक्ट, ये सारा चीज़ को लेके इंडस्ट्री का पूरा। ऑलराइट, जब प्राइसेस यहाँ पर हॉट जा रहे हो तो कूल प्रोडक्ट्स यहाँ पर सोने में से कैसे बनाएं, इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ उस पर काम कर रही है। लेकिन जैसे कहा भी गया कि जो लोग फिजिकल माल खरीदते हैं, जो कि इंडियन मार्केट्स में काफ़ी प्रचलित भी है, तो 24 कैरेट की यहाँ पर कॉइन्स और सिक्के लेते हैं, 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन जैसे हमें सुवांकर कह रहे थे, अब क्योंकि सोने के भाव यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो लोग 22 नहीं 18, 14 तक भी यहाँ पर नीचे में डाल रहे हैं कि ज्वेलरी अच्छी लगे लेकिन कैरेटेज यहाँ पर नीचे जाए। एनीवे, दिनेश सोमानी जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर प्राइसेस को करंटली, बिकॉज अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ये सस्टेन हो रहा है, अब यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा जी, मैंने पहले भी कहा कि जबकि मल्टी ईयर जो मल्टी ईयर हाई होते हैं, जब भी ये ब्रेकआउट्स मिलते हैं इसमें एक विस्फोटक तेजी आती है। अभी सिर्फ खैर इसमें 4-5 हजार रुपए की तेजी आई है,
लेकिन जो एक फास्ट मूव आया है उसके बाद मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 दिन एक कंसोलिडेशन फेज मुझे नजर आता है। बहुत ज्यादा यहाँ से अधिक मात्रा में तेजी मुझे नहीं लगती, लेकिन हाँ, मंदी का भी स्कोप इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता है। इंट्राडे या मैं 2-4 दिन के लिहाज से अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि 68,380, 68,400 ये रेंज में निचले स्तर में एक बार बाइंग दोबारा बंद कर आएगी। दोबारा 68,750, 68,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 दिन में 500 रुपए के दायरे में ही मार्केट तेज रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो सकती है। ऑलराइट, चांदी को लेकर अब क्या व्यू है दिनेश जी? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने आते हुए नहीं देखी, लेकिन ये भी अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज में है। 24 का स्तर ऊपर नीचे में नहीं तोड़ता, 26 का ऊपर में नहीं टूटता। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड के इतने विस्फोटक रैली के बाद अब निश्चित तौर से सिल्वर इज द नेक्स्ट मूव मुझे समझ में आता है। इंडिकेटर्स जो है इसमें काफी बुलिश टर्न अराउंड हो चुके हैं और अगर मैं इसका चार्ट, वीकली चार्ट देखता हूं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कि आज या कल में 77,000 के लेवल ये निश्चित तौर से पार कर सकता है और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मेरी सलाह है, जब तक 74,200 ये ब्रेक नहीं करता एमसीएक्स सिल्वर, तब तक लॉन्ग में बने रहे। आने वाला समय आपको निश्चित तौर से एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। इवन आज इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर बेहतर आए हैं और डॉलर इंडेक्स लगातार 104 के ऊपर कामयाब है और काफ़ी अटकलें हैं कि वेदर और नॉट और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जून में हम एक रेट कट आता हुआ देखेंगे। उसके बावजूद सोने और चांदी में रीसेंट गेन्स यहाँ पर कायम हैं। तेजी दिनेश जी यहाँ पर मेटल्स में भी अच्छी खासी है। कॉपर फिर से मल्टी मंथ हाइस पे है और जो आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले 24 घंटे में आते हुए देखी है वो एल्यूमिनियम से आई है, जो कि 3 महीने के हाइस पर है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जब भी सिल्वर में एक बूम आता है तो साइमल्टेनियसली उसके साथ में जिंक और एल्यूमिनियम ये सपोर्टिव होते हैं। कॉपर तो एक बेस मेटल है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिकेट करता है। चाइना के अगर हम जो डेटा देखते हैं तो वहां पर इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रॉन्ग आ रही है, वहां पे इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अच्छा निकल कर आ रहा है और ओवरऑल मुझे जो इकोनॉमी लगती है, अगर फूड के प्राइसेस हम देखते हैं कि जिस हिसाब से रिकवरी आ रही है, एक टेंशंस के अलावा इसमें एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी एडिशनल फैक्टर्स है जो इसको बुलिश कर रहा है। तो जहां तक मुझे अगर कॉपर की बात हो तो मुझे लगता है कि 764, 64.5 के आसपास इंट्राडे का डिप बढ़िया खरीदारी का अवसर है। एक बार 777 का लेवल कॉपर में निश्चित तौर से आने वाले एक सप्ताह में हमें देखने मिल सकता है। 760 के नीचे जाने की संभावना कम नजर आती है। ओके, बात अब यहाँ पर एनर्जी की करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी बरकरार है। चाहे जियोपॉलिटिक्स है, लेटेस्ट इजराइल और सीरिया के बीच में जिस तरह की खबरें कल देर रात आते हुए नजर आई हैं, उसका सीधा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। दिनेश जी, ऑलमोस्ट सभी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस क्वार्टर में हम 90 आराम से पार करते हुए नजर आएंगे। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शॉर्ट करने की नौबत आए। अब यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी, ये जैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि 6550 का बड़ा एक मेजर लेवल था। इंडियन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे $80 का लेवल था जो क्रॉस किया है। आने वाला समय मुझे लगता है कि जो आपने टारगेट बताया ये बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मार्केट मूव ऑन हो रहा था ये जस्ट इकोनॉमिक मतलब जो बाहरी टेंशन थे उसके कारण मूव हो रहा है। अब डिमांड इसको ड्राइव करेगी और प्राइसेस निश्चित तौर से यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। इंट्राडे या 2-4 दिन के लिहाज से अगर कहूँ तो 6985 के अराउंड बाइंग बनता है। 70707120 के अपसाइड हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं और 6935 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर एनर्जी पैक में मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो बड़े समय के बाद में 152 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। मुझे इसमें भी एक अच्छा मूव देखना समझ में आता है। मुझे लगता है 152, 151 के आसपास नेचुरल गैस एक अच्छा मूव दे सकता है, बाइंग का अवसर रह सकता है। दोबारा हमें 170 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 144 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो खरीदारी यहाँ पर दोनों ही तरफ है, चाहे एनर्जी है या नेचुरल गैस। आपको याद दिला दें कि सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर जून के प्राइसेस एशियन कंज्यूमर्स के लिए बढ़ाने की अब बात कर रहा है। उसका सपोर्टिव फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स, तो एक कंसर्न है ही। डिमांड अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा यूएस और चाइना दोनों के अच्छे आए हैं। ओपेक और एलाइज की मीटिंग वेडनेसडे को है, तो कल हम उसका भी यहाँ पर इंतजार करेंगे। लेकिन माना यही जा रहा है कि वो स्थित रहेंगे इस चीज़ को लेकर कि जो 2.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की कटौती है वो यहाँ पर जून के एंड तक लगातार बनी रहेगी। ऑफकोर्स कोई भी स्टेटमेंट वहाँ पर प्राइस मूवमेंट दे ही सकती है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो लेकर आएंगे एग्री कमोडिटीज़ पर एक चर्चा। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे IMD के KS होसालीकर। उनसे जानेंगे कि जो हीट वेव की चिंता है इस महीने और मई के महीने में वो कितनी चिंताजनक है। ऑलराइट, गर्मी की बात करें तो इस बार ऑनसेट थोड़ा जल्दी होता हुआ नजर आया। फरवरी गर्म था और मार्च डेफिनेटली ज़्यादा गर्म था। 15 मार्च के बाद IMD को इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ने की आगे जाकर भी आशंका है। हालांकि IMD ये भी कह रहा है कि इसका असर गेहूं की फसल पर नहीं पड़ेगा।
क्या है कारण, अगले 2 महीने कैसे देखने को मिल सकते हैं मौसम के लिहाज से? आईएमडी में हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज केएस हसालिकर हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज किरण रिजिजू ने क्या कहा। इस बार अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी पड़ेगी। बात करने के लिए हमारे साथ अर्थ साइंसेज मंत्री किरण रिजिजू हैं। सर, बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार रहने वाली है अप्रैल से जून तक? हाँ, जो हमारा आईएमडी का प्रेडिक्शंस रहती हैं उसके हिसाब से अप्रैल के अंत से लेकर के जून तक का जो अनुमान है हीट वेव्स बढ़ने का और टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ऊपर उठने का संभावना है। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट और एनडीएमए और जितने भी हमारे भारत सरकार के और विभाग हैं सब मिल करके आज लोगों को फिर जानकारी देने का फिर से आज कोशिश किया गया कि चुनाव का मौसम भी है और वैसे भी हीट वेव वगैरह थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर उठने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो सब प्रिकॉशंस लें, सब सावधानी बरतने का जरूरत है। साथ साथ में क्या करना चाहिए इसका भी जो अपडेट्स या एडवाइजरीज इशू किया गया है राज्य सरकारों को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एजेंसी से सबको बताया गया है। तो उस हिसाब से सावधानी बरतना चाहिए ताकि हमारा जान माल का नुकसान ना हो। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसके ऊपर असर पड़ेगा और वजह क्या लग रही है आपको इस बार गर्मी? अभी जैसे बताया गया कि जो कोस्टल रीजन है खास करके जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उधर का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और मध्य भारत में जिस तरीके से हीट वेव बहुत ज़्यादा होने का प्रोजेक्शन दिख रहा है तो इस हिसाब से सब तैयारी अच्छे से करें और वहाँ के राज्य सरकारों को भी और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी ये सबको एडवाइजरी जारी किया गया है। तो सब इसका ख्याल रखें। तो एल नीनो है इसकी वजह इस बार भी? एल नीनो से क्या है कि वो एक फेनोमेना होता है जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर बारिश में उसका असर होता है। तो इस बार जो एल नीनो रहने की वजह से जो काफ़ी वेदर में शिफ्ट हुआ है उसका हमारे डीजी ने भी जैसे एक्सप्लेन किया है। तो वो हमारे हाथ में तो नहीं ये मौसम कैसा रहना चाहिए, लेकिन हमको जानकारी एडवांस में रहे तो उसका फायदा होता है कि हमको क्या कदम उठाना चाहिए। ऑलराइट, ऑफ कोर्स मॉनसून का ऑफिशियल अपडेट का तो इंतजार हम करेंगे ही, लेकिन तब तक अप्रैल, मई और जून के महीने यहाँ पर काफ़ी गर्म रह सकते हैं। हमारे साथ अब मिस्टर केएस हसालिकर जुड़ चुके हैं। हसालिकर जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि मार्च अबव नॉर्मल रहा यहाँ पर, अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और 42.6 डिग्री अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो हमने महाराष्ट्र, अकोला और फलौदी राजस्थान से आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स स्टेट्स ऑलरेडी थोड़ी सी चिंताजनक हैं, पानी रिजर्वॉयर्स में ऑलरेडी कम है। क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए फिर अप्रैल के लिहाज से? जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है जिसमें हमने अप्रैल, मई और जून किस तरह रहेगा, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की जानकारी, उसके साथ में अप्रैल में किस तरह का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और बरसात की क्या संभावना है अप्रैल में, इसके बारे में भी कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर इसके बारे में पूरी जानकारी दी। जब देखा जा रहा है तो अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो पूरे देश में, तकरीबन पूरे देश में जो है, जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों जो है नॉर्मल के ऊपर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। और खास करके इसका असर जो है ये पावर सेक्टर पे हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो सकता है, वाटर सेक्टर पे हो सकता है और साथ ही साथ हेल्थ जो है उसके संभावित भी हमें बहुत कुछ जानकारी इसमें मिल सकती है या उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं। और जो अप्रैल, मई, जून के हम अगर बात करते हैं तो पूरे देश में जो है कुछ हिस्से को अगर छोड़ेंगे, जैसे पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट भारत के अगर कुछ पॉकेट्स अगर हम छोड़ते हैं तो तकरीबन पूरे देश में जो है जो अधिकतम तापमान है वो एवरेज से ऊपर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स दोनों ही यहाँ पर अप्रैल के महीने में बढ़ सकते हैं, तो हम कितने डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्योंकि जो एक लास्ट रिपोर्ट मैंने मिस्टर सालेकर पढ़ी थी उसमें माना जा रहा था कि कई कई स्टेट्स में जो मार्च की हालत थी 2 से 5 से 7 डिग्रीज भी टेम्परेचर कहीं कहीं ज्यादा था, जो नॉर्मल से काफी ऊपर है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब मार्च जो महीना रहता है वो विंटर टू समर वाला ट्रांजिशन मंथ रहता है, तो उसके कारण कुछ जगह पे ऐसे होता है कि वी सी लॉट ऑफ डिपार्चर, मतलब काफी 5 से 6 डिग्री ऊपर भी तापमान हम देखते हैं। लेकिन
लेकिन अगर हम इस अप्रैल के अगर हम बात करें तो जो पूर्वानुमान हमने दिया है अप्रैल महीने के लिए, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र के जो मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया, गुजरात और एमपी के अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हीट वेव डेज जो है वो जो है उसकी नॉर्मली जो है वो औसत से ज्यादा 4 या 5 दिन ज्यादा हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये सब इलाके वो है जो मध्य भारत, दक्षिण भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान जो है औसत से ज्यादा, जब हम हीट वेव की बात करते हैं तो नॉर्मल से 4 या 5 डिग्री, 4.5 डिग्री के ऊपर की हम बात करते हैं, तो इस तरह का तापमान देखने को मिल सकता है अप्रैल महीने में। लेकिन इसके साथ में हमने ये भी कहा है कि कुछ जगह पे बरसात भी हो सकती है अप्रैल महीने में, जैसे नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान में हमने कहा है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हमने कहा है, और कुछ मध्य भारत में भी हमने कहा है कि कुछ जगह पे बरसात की संभावना भी बनी है अप्रैल महीने के लिए। सो मिस्टर सालेकर, ये तो ऑफ कोर्स अप्रैल के लिए है, मई का महीना अभी बाकी है एंड मैं आपको पुश नहीं करूंगी क्योंकि आईएमडी अपनी जो नॉर्मल फर्स्ट ऑफिशियल फोरकास्ट है वो मिड अप्रैल में कभी लेकर आएंगे, तो उसका 10-12 दिन का हम इंतजार यहाँ पर करेंगे। लेकिन जैसी हालत अप्रैल में है और आपने कहा कि शायद कई कई जगह पे बारिश भी है लेकिन वो शायद इतनी ना पड़ पाए, और जिस तरह का CWC का डेटा है जहाँ पर हम वाटर रिजर्वॉयर्स की हालत काफ़ी ख़राब देख रहे हैं, तो आप कहेंगे बाय द टाइम हम मानसून यहाँ पर हिट कर रहे हैं मिड मई से जून तक आते आते पानी की किल्लत के लिए तैयार रहना चाहिए, स्पेशली जिस तरह का तापमान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो तापमान जो है तीनों महीने के लिए जो हमने दिया है मौसम विभाग ने अप्रैल मई जून में, और बरसात आने के लिए अभी कुछ समय डेफिनेटली है, लेकिन इन 3 महीने में हमने ये कहा है कि टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे असर रहेगा, इंडस्ट्री में असर रहेगा, हेल्थ सेक्टर पे असर रहेगा, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पावर सेक्टर भी जो है वो उसके ऊपर भी ये असर करेगा। तो मेरे ख्याल से जो हमारे लास्ट ईयर का जो मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको देखते हुए ये जो आने वाले 2 या 3 महीने हैं, हमको ये स्पेशली जो वाटर रिलेटेड मैटर्स है इसके लिए हमको काफी सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए और इसके ऊपर काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक फाइनल सवाल मिस्टर सालेकर, ऑफ कोर्स हमने आईएमडी का तो यहाँ पर एडवाइजरी आता हुआ देखा ही है, स्टेट्स अब यहाँ पर इंश्योर करेंगी, काफी सारी प्रिकॉशंस लेनी है, तो किस तरह की बातचीत और क्या कुछ काम आईएमडी के साथ, सरकारों के साथ हो रहा है? जो हम लोग जो ऑल द स्टेक होल्डर्स है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वाटर सेक्टर है, एनडीएमए है, अब बाकी के जो हेल्थ सेक्टर है, तो ये सभी के साथ जो है आईएमडी मिलकर काम कर रहा है, और ये जो एडवाइजरीज है, जो सीजनल एडवाइजरीज है, इसके चलते हम वीकली, मंथली और नेक्स्ट 4 to 5 डेज में क्या होने वाला है इसके बारे में भी हम पूरे एडवाइजरी, पूरे प्रिकॉशंस, पूरे अलर्ट जो है सभी स्टेट और सभी स्टेक होल्डर्स को देते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो माननीय मंत्री साहब ने भी बताई है, क्योंकि ये अप्रैल मई जो महीना है इसमें पूरे देश में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके लिए भी हम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। एट द सेम टाइम सभी वोटर्स को भी जाना है, तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर के जो अपडेट्स रहेंगे या वेदर रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, इसके ऊपर हम सबको जो है थोड़ी ज्यादा निगरानी इन दौरान रखने की बहुत जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। एब्सोल्युटली मिस्टर सालेकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल से हमारे दर्शकों के वो समझाने के लिए भी कि टेम्परेचर्स यहाँ पर बढ़ेंगे, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तो पानी की किल्लत, पावर की किल्लत, एग्रीकल्चर में कंसर्न्स और इंडस्ट्री में कंसर्न्स, तो ये सब चीज़ों के लिए अगले 2-3 महीने के लिए यहाँ पर तैयार रहना होगा। और जैसे कहा गया कि मिड अप्रैल में यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी मानसून्स को लेकर भी, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी, वो एक हेल्पिंग सिचुएशन रह सकती है। आगे बढ़ेंगे और आप कैसे देखते हैं अब दिनेश जी यहाँ पर आगे लेकर, जिस तरह की पानी की किल्लत है, मौसम की किल्लत है, एग्री एज ऑफ नाउ माना जा रहा है कि गेहूं को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बुआई जो खरीफ की है वो कुछ आपको लगता है डिलेड होगी, किसान यहाँ पर प्री मानसून, मानसून पहले देखना चाहेंगे? जी मनीषा जी, जैसे कि बताया गया है कि सिचुएशन वाकई चिंताजनक है और मुझे लगता है कि जो भी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है वहां पर मैक्सिमम पानी पिया जाए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। जहां तक के एग्रीकल्चर की बात है, ये तो सोइंग सीजन नहीं होता है मोस्टली, लेकिन अगर अर्ली सोइंग कहीं होती है तो फिर वहीं पर एक दिक्कत होने की पूरी संभावना नजर आती है। लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट राइट नाउ कि उस समय के टेम्परेचर क्या होते हैं और किस टेम्परेचर में सोइंग हो सकती है। बट बिल्कुल सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक है और उसका बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी बीच बाकी जो एग्री कमोडिटीज जो एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रही हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज मैंने काम होते हुए देखा है, ओवरऑल एग्री स्पेस पे आपका टॉपिक यहाँ कहाँ है?
जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल के कैसा मुझे लग रहा है जो एक अच्छा सेक्टर उभर के आएगा। मुझे लगता है कि अगर कहीं 2625 2620 के आसपास अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो एक 70 से 80 रुपए की चाल हमें इसमें देखने मिल सकती है और 2585 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के में वॉल्यूम्स भी अच्छे पड़े हैं और निचले स्तर से इसमें इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव टर्न अराउंड हुए। मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पिक होना चाहिए। ठीक है, डॉलर इंडेक्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 105 तक के स्तर वहां पर बनते हुए नजर आए हैं। रुपए में हमने थोड़ी सी वीकनेस आते हुए देखी है और दिनेश जी ये सब उस समय पे आ रहा है जहां पर आरबीआई का सर्कुलर, जिस तरह के हमने सेबी का सर्कुलर भी आता हुआ देखा, क्लैरिटी का ऑफकोर्स बाजार को इंतजार है कि अब आप ट्रेड नहीं कर सकते करेंसीज में, सिर्फ हेज कर सकते हैं। एक क्लैरिटी का इंतजार है, 5 अप्रैल एज अ डेट का भी इंतजार है। आप कैसे देख रहे हैं इस बैक एंड फोर्थ को? बाजार को लगता है कि वॉल्यूम्स काफ़ी यहाँ पर गिर जाएंगी। सो एज अ कमोडिटी, एज अ करेंसी एक्सपर्ट, आप कैसे, कितना इम्पैक्ट होता हुआ आप देखते हैं? बिल्कुल, वॉल्यूम तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा गिरेंगे क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है और अगर इसमें कमर्शियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही अगर इसमें ट्रेड कर पाए तो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज टू बी डन कि हम क्यों ट्रेड करना चाह रहे हैं और कैसा ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम में तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इसमें गिरावट होगी। साथ ही साथ जो भी ट्रेड करेगा उसके लिए सारे कंप्लायंस इश्यूज भी काफी ज्यादा निकल कर आएंगे। दिनेश जी, एज ऑफ नाउ जिस तरह का पार्टिसिपेशन है, कितना हम ट्रेड और कितना हेजर्स की तरफ से आता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है कि कमर्शियल मार्केट पार्टिसिपेंट मैक्स टू मैक्स 20% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर बट मैक्सिमम हमारे यहाँ जितने भी लोग ट्रेड करते हैं इसमें ये मैक्सिमम दे डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू दी डॉलर या बाहर के लिए कोई चीज हो। दे जस्ट वांट टू स्पेकुलेट ऑन बेसिस ऑन दी प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन सी करेंसी में भी होता है? क्योंकि जिस तरह से जापानीज येन में मूवमेंट आई है, यूरो में फॉर दैट मैटर, रुपए में बहुत समय के बाद, एक बहुत स्टेडी मूव के बाद अब ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर मूव्स आते हुए देखे हैं, लेकिन किस करेंसीज में आपने ज़्यादा इंटरेस्ट भी बनते हुए देखा? जी मैक्सिमम जो अभी पिछले अगर 7 से 8 महीने देखे तो मुझे लगता है कि 8280 और 8340 ये रेंज में ही डॉलर ट्रेड रहा। तो उस समय वॉल्यूम काफी कम हो गया था, लेकिन जैसे ही 8240 के आसपास से आना शुरू हुआ है, इसमें वॉलेटिलिटी जैसे ही बढ़ी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट मैक्सिमम जो होता है ये रुपये डॉलर में ही ज्यादा काम। 8335 हमारी स्क्रीन पे। एक फाइनल व्यू, आप यहाँ से आपको रुपया कैसा लगता है? मुझे लगता है ये दोबारा 84 के लेवल टच कर सकता है। नीचे में 81 8315 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आता है। दिनेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो रुपए पे यहाँ पर मूव्स है, ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट्स में कोई और क्लैरिटी या क्लैरिफिकेशन निकल के आता है उसके ऊपर नजर रहेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे, काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशंस यहाँ पर वाइंड डाउन करनी शुरू कर दी हैं। जहाँ तक ट्रेड था वो 80% इसका हिस्सा था, सिर्फ 20% यहाँ पर कमर्शियल है। तो ये एक और बाजार जो ऑलमोस्ट बंद होता हुआ दिख रहा है। ऑफकोर्स इसका क्लैरिटी का इंतजार है और हम लगातार इसके ऊपर आपको अपडेट भी करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो पूरा फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।